सोचिए, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, एक पोस्ट देखते हैं, कुछ देर बाद वही पोस्ट गायब। आप फेसबुक पर जाते हैं, वहां भी किसी पोस्ट पर लिखा है दिस कंटेंट इज अनअवेलेबल इन योर रीजन, और यूट्यूब पर वीडियो की जगह दिखाई देता है दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल। अब सवाल ये है कि आखिर ये पोस्ट और वीडियो हटा कौन रहा है? क्या सोशल मीडिया कंपनियां खुद तय कर रही हैं कि कौन सा कंटेंट हटाना चाहिए, या फिर सरकार इसे हटवा रही है? इस मामले को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। मार्च से जुलाई 2026 के सिर्फ 5 महीनों में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1,95,000 गवर्नमेंट बैक्ड ब्लॉकिंग डायरेक्शंस भेजे गए हैं। यानी कि सरकार ने हर दिन करीब 1275 ऑर्डर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने के भेजे हैं। अगर इसे घंटे मिनट में समझें तो लगभग हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर। ये आंकड़ा सामने आया है द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में, जिसने सहयोग पोर्टल से जुड़े डेटा को एक्सेस किया है। लेकिन कहानी सिर्फ 1,95,000 ऑर्डर्स की नहीं है। असल सवाल है, सरकार इतनी बड़ी संख्या में कंटेंट हटाने के निर्देश क्यों दे रही है? किस तरह का कंटेंट हटाया जा रहा है? सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किस प्लेटफॉर्म को मिले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ऑनलाइन सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश है, या फिर इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं आसान शब्दों में। पहले नंबर्स को समझिए। मार्च से जुलाई 2026 के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर लगभग 1,95,000 ब्लॉकिंग डायरेक्शंस भेजे गए। इनमें सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इंस्टाग्राम को मिले हैं, करीब 1 लाख, यानी कुल ऑर्डर्स का आधे से ज्यादा हिस्सा। इसके बाद फेसबुक को करीब 80,000 ऑर्डर्स मिले हैं और यूट्यूब को लगभग 15,000। यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिलाकर मेटा के प्लेटफॉर्म्स को लगभग हर 10 में से 9 ऑर्डर्स मिले हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। 1,95,000 ऑर्डर्स का मतलब है 1,95,000 इंडिविजुअल पोस्ट नहीं है। एक ब्लॉकिंग ऑर्डर में सैकड़ों अलग अलग पीसेस ऑफ कंटेंट या अकाउंट्स शामिल हो सकते हैं। यानी एक्चुअल पोस्ट और अकाउंट्स की संख्या इससे काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि सरकार ने अचानक इतने पोस्ट हटाने के ऑर्डर क्यों दे दिए, या इससे पहले भी सरकार ऐसा करती रही है? यहीं पर ये कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आरटीआई रिकॉर्ड्स से सामने आया था कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच सहयोग पोर्टल के जरिए 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कुल 2,312 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स भेजे गए थे, यानी कि रोज करीब 6 ऑर्डर। अब इस आंकड़े को मार्च जुलाई 2026 के आंकड़े से कंपेयर कीजिए। पहले लगभग 6 ऑर्डर्स प्रतिदिन, अब लगभग 1275 ऑर्डर्स प्रतिदिन, यानी स्केल में जबरदस्त उछाल आया है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर 5 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि गवर्नमेंट डायरेक्शंस की संख्या इतनी तेजी से बढ़ गई? तो कहानी पहुंचती है जंतर मंतर। इसी दौरान एग्जाम लीक्स को लेकर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए। ये प्रोटेस्ट जून की शुरुआत में शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए। इसी पीरियड में सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट से जुड़ा कंटेंट भी काफी तेजी से सर्कुलेट हुआ। और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया कि ज्यादातर ऑर्डर जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान खासकर इंस्टाग्राम के लिए जारी किया। यानी जिस प्लेटफॉर्म पर प्रोटेस्ट की विजिबिलिटी सबसे ज्यादा थी, उसी प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा गवर्नमेंट डायरेक्शंस भी मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ऑर्डर प्रोटेस्ट रिलेटेड था, क्योंकि ऑर्डर्स में अलग अलग कैटेगरीज का कंटेंट शामिल था। कुछ कंटेंट मिसलीडिंग था, कुछ डीप फेक्स से जुड़ा हुआ था, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ था, और कुछ पोस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले बताए गए। यही वो जगह है जहां डिबेट शुरू होती है। एक तरफ सरकार कहती है कि फेक न्यूज, डीप फेक्स और अनलॉफुल कंटेंट को रोकना जरूरी है। दूसरी तरफ सवाल उठता है, अगर किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाला लेजिटिमेटेड क्रिटिसिज्म भी हट जाए, तो फिर लॉफुल क्रिटिसिज्म और अनलॉफुल कंटेंट के बीच फर्क कौन तय करेगा? यहां रुककर आपको ये जानना जरूरी है कि सहयोग पोर्टल आखिर है क्या। सहयोग एक ऐसा गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए सरकारी एजेंसियां सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को ब्लॉकिंग नोटिस भेज सकती हैं। मतलब आसान भाषा में, गवर्नमेंट एजेंसी को अगर लगता है कि कोई ऑनलाइन कंटेंट कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो वो सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे हटाने का नोटिस भेजती है। प्लेटफॉर्म उस कंटेंट को रिव्यू करके या एप्लीकेबल लीगल प्रोसेस के तहत हटाने की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन 2026 में एक और बड़ा बदलाव सामने आया। अब मामला सिर्फ ऑर्डर्स का नहीं, ऑटोमेशन का भी है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने गवर्नमेंट डायरेक्शंस की कंप्लायंस के लिए अपने एपीआई को सहयोग पोर्टल से इंटीग्रेट किया है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट डायरेक्शन सिस्टम पर अपलोड हुआ और उसके बाद कंटेंट को ऑटोमेटिकली टेक डाउन करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी हर मामले में प्लेटफॉर्म की किसी जिम्मेदार कर्मचारी की तरफ से अलग से मैनुअल रिव्यू होना जरूरी नहीं। अब सोचिए, एक तरफ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बीच में है एक ऑटोमेटेड सिस्टम। यहीं पर डिजिटल राइट्स को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर मशीन ऑटोमेटिकली कंटेंट हटाती है तो क्या हर ऑर्डर की पर्याप्त लीगल स्क्रूटनी हो रही है? क्या प्लेटफॉर्म के पास उस ऑर्डर को चैलेंज करने का मौका है? क्या यूजर को पता चलता है कि उसका कंटेंट किस गवर्नमेंट अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पर हटाया गया? और अगर गलती से जरूरी कंटेंट हट गया तो उसे वापस कौन लाएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच या ऑनलाइन सेफ्टी, इस बहस के दो सबसे सेंसिटिव हिस्से हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये भी नहीं है कि इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट किया जा सकता है। फेक न्यूज, डीप फेक्स, वायलेंस को भड़काने वाला कंटेंट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, टेरर रिलेटेड कंटेंट या कानून का उल्लंघन करने वाला मटेरियल, ऐसे कंटेंट पर एक्शन लेना सरकार और प्लेटफॉर्म्स दोनों की जिम्मेदारी हो सकती है। हाल के महीनों में गवर्नमेंट ने हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट पर एक्शन की जरूरत पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए जुलाई 2026 में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल से जुड़े कंटेंट और एडवर्टीजमेंट्स पर तेजी से कार्रवाई करने को कहा था। यानी हर टेक डाउन को सेंसरशिप कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन हर गवर्नमेंट टेक डाउन को ऑटोमेटिकली सही मान लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि असली सवाल कंटेंट की कैटेगरी को लीगल बेसिस का है। मान लीजिए एक व्यक्ति सरकार की किसी पॉलिसी की आलोचना करता है, उसका कंटेंट तीखा है लेकिन फैक्चुअल है। दूसरा व्यक्ति उसी इश्यू पर फेक वीडियो बनाता है। तीसरा व्यक्ति डीप फेक बनाकर किसी नेता के मुंह में ऐसी बात डाल देता है जो उसने कही ही नहीं है। तीनों को अगर एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आलोचना और अफवाह एक चीज नहीं है, पॉलिटिकल सटायर और डीप फेक एक चीज नहीं है, प्रदर्शन और भड़काना दोनों एक नहीं है, और अनपॉपुलर ओपिनियन और अनलॉफुल कंटेंट भी एक चीज नहीं है। इसलिए कंटेंट मॉडरेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्लियर लीगल स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि भारत का कानून इस पर क्या कहता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कई ब्लॉकिंग डायरेक्शंस आईटी एक्ट की सेक्शन 79(3)(b) के तहत जारी किए जाते हैं। इसके अलावा सरकार के पास सेक्शन 69(a) के तहत भी ब्लॉकिंग पावर्स हैं, जिसका मतलब नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर जैसे मामलों में किया जाता है। लेकिन दोनों मैकेनिज्म्स को एक ही चीज समझना गलत होगा, और इसी वजह से प्रोसेस, अथॉरिटी, रीजन और अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस अधिकारी ने ऑर्डर दिया, किस कानून के तहत दिया, क्या रीजन बताया गया, किस कंटेंट को अनलॉफुल माना गया, क्या अफेक्टेड यूजर को जानकारी दी गई और क्या अपील या रिव्यू का रास्ता है। इन सवालों के जवाब जितने ट्रांसपेरेंट होंगे उतना ही भरोसा बढ़ेगा। सरकार के 3 घंटे वाले नियम पर भी सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है। फरवरी 2026 में सरकार ने आईटी रूल्स में संशोधन किया था। इस नियम के अनुसार कंटेंट रिमूवल के लिए रिस्पांस विंडो को काफी कम किया गया और कई मामले 2 से 3 घंटे के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा गया। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। एक गवर्नमेंट नोटिस आया, प्लेटफॉर्म के पास लिमिटेड टाइम है। अगर हजारों नोटिसेस आ रहे हैं तो हर कंटेंट की डिटेल्ड ह्यूमन रिव्यू करना कितना मुश्किल होता है। तब इसे ऑटोमेशन से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ऑटोमेशन में कई समस्याएं आती हैं। जैसे अगर गलत कंटेंट फ्लैग हो गया तो, मशीन को कॉन्टेक्स्ट समझने में गलती हुई तो, अगर सटायर को मिस इन्फॉर्मेशन समझ लिया गया तो, अगर क्रिटिसिज्म को अनलॉफुल कंटेंट समझ लिया गया तो, अगर एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट गलती से ब्लॉक हो गई तो फिर क्या होगा। यही वजह है कि स्पीड के साथ सेफगार्ड्स भी जरूरी हैं। अब कोई ये सोच सकता है कि गवर्नमेंट टेकडाउन सिर्फ भारत की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच कंटेंट हटाने को लेकर लगातार टेंशन है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट एप्स नहीं रह गए हैं। वो पॉलिटिक्स है, न्यूज़ है, बिजनेस है, इलेक्शंस है, प्रोटेस्ट है और पब्लिक ओपिनियन बनाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 600 मिलियन से ज्यादा है। यानी भारत में ऑनलाइन कंटेंट सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहता, कुछ घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है।
एक फेक वीडियो किसी कम्युनिटी में टेंशन पैदा कर सकता है। एक डीप फेक किसी नेता या सेलिब्रिटी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है और एक जेन्युइन वीडियो किसी बड़े पब्लिक इशू को नेशनल डिबेट बना सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करना जरूरी भी लगता है, लेकिन उसी वजह से रेगुलेशंस का मिसयूज होने का रिस्क भी बड़ा है। सोशल मीडिया आज पब्लिक स्क्वायर है। पहले लोग अपनी बात चौक चौराहे पर कहते थे, फिर न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन आए। अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पब्लिक डिबेट के सबसे बड़े स्पेसेस हैं। तो अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास किसी कंटेंट को हटाने की पावर है तो ये सिर्फ एक पोस्ट हटाने की बात नहीं है, ये तय करने की बात है कि कौन सी आवाज कितनी देर तक पब्लिक स्पेस में दिखाई देगी। इसीलिए गवर्नमेंट के पास पावर होना जरूरी हो सकता है, लेकिन उस पावर पर अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।